पीसीओडी ये होता है कि ओवरीज में मल्टीपल फॉलिकल्स आ जाते हैं। बहुत सारे स्टेजेस ऑफ लाइफ पे एक फीमेल की क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। कोई विलेज के मैं पूछ दूंगी ना कि आपका लास्ट टाइम पीरियड कब आया था, वो अपने हस्बैंड को बुलाती है। लड़की मतलब इनफर्टिलिटी के बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये केस हमारे रायपुर में कैसा है और छत्तीसगढ़ में क्या हालत है। सेक्स एजुकेशन हर स्कूल में ये एक मदर फादर को एक बच्ची को देना बहुत ज़रूरी है। 14 ईयर 15 ईयर की बच्ची है जो सेक्सुअली एक्टिव है, एक्सपोज हो चुकी है। एक विलेज फीमेल और एक सिटी के में रहने वाले फीमेल का लाइफस्टाइल कितना डिफरेंट होता है। उनका नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से होता है। 15 दिन तक डिलीवरी के बाद नहाए नहीं है। कंटिन्यूस चर्चा होती है सिकल सेल, ये क्या होता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में आई थिंक काफ़ी अभी चर्चे में। साहुओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है सिकल सेल की बीमारी। सेम कास्ट सेम कम्युनिटी में करने से ये बीमारी बढ़ती है। बहुत सारी बीमारी होती है। वो छत्तीसगढ़ी है, उसको मालूम है छत्तीसगढ़ी में बात करना है, लेकिन वो मुझे रिप्लाई बैक करेगा हिंदी से कि असली में जो छत्तीसगढ़ी है वो गाँव में ही है, वो गाँव में शहर तक आ नहीं पाया है। आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आकांक्षा साहू, जो कि एम्स हॉस्पिटल में, एम्स रायपुर में एज अ ऑब्स एंड गायनी वर्क करती हैं, जिसे हम स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। आज हम लोग इनसे बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। वुमेन हेल्थ एंड सेफ्टी, छत्तीसगढ़ में क्या सिनेरियो है, कैसे ये वर्क होता है, इससे कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो मैं तो बिल्कुल भी अनअवेयर था और शायद आप भी होंगे। बेसिक्स सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। सो लास्ट तक पॉडकास्ट को ज़रूर देखो। मिलते हैं डॉक्टर आकांक्षा साहू से। जोहार आकांक्षा जी, पहले बहुत धन्यवाद कि आप मन हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। सो पहला क्वेश्चन मोर यही रही से कि आप मन ऑब्स एंड गायनी है, तो ये क्या होते? गायनी तो हम जाना था मगर ऑब्स नहीं जाना। सबले पहली तो मोर जोहार, जय छत्तीसगढ़। हाँ, आप मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन करे है। बहुत जर मतलब गायनी तो मालूम है, लेकिन ऑब्स का है नहीं मालूम है। देखा, ऑब्स एंड गायनी एक ही पार्ट है, मतलब स्त्री एंड प्रसूति रोग विभाग। एमा का होते ऑब्स मतलब जितना भी प्रेगनेंसी रिलेटेड बीमारी, पूरे प्रेगनेंसी ला जांच करना, डिलीवरी करना, ऑपरेशन करना। जो भी महिला प्रेग्नेंट रहते ओका ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते। फिर आइस बात गायनी के, गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो गायनिकोलॉजिस्ट मतलब कि वो जो जितना भी बिना प्रेग्नेंट जो भी महिलाएं हैं, लड़की है, बूढ़ी अम्मा मन है, ओकर जो भी दिक्कत है ओकर इलाज करना ला गायनी। तो ऐसे ये एक ही पार्ट है, ऑब्स एंड गायनी। जो लोग मतलब समझ नहीं आए बोलते अच्छा गायनिकोलॉजिस्ट है। ओके तो अभी मैं हूँ 30 एज चलते, तो सबसे बड़े प्रॉब्लम यही रहते हैं अभी 30 की एज में कि लड़की मतलब इनफर्टिलिटी के बहुत प्रॉब्लम आते हैं। तो ये केस हमारे रायपुर में कैसा है और छत्तीसगढ़ में क्या हालत है, और मतलब इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, इनफर्टिलिटी का केस तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मेन द रीज़न बिहाइंड इनफर्टिलिटीज़ की हमारी लाइफस्टाइल है। क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी इतनी सेडेंटरी हो गई है, साथ में हमारी इतनी हम लोग के जो खाने का जो तरीका है पूरी ऑयली, चीज़ी, शुगरी फूड पे आ गए हम। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा फैटी और हार्मोनल इनबैलेंस होता है। जनरली ये महिलाओं में ज़्यादा होता है, जिसको बोलते हैं हम पीसीओडी। तो पीसीओडी इज़ द वन ऑफ द कॉमन कॉज फॉर इनफर्टिलिटी। क्या होता है पीसीओडी? पीसीओडी ये होता है कि उसमें क्या होता है, हमारे में ओवरीज होती है। ओवरीज बोले तो अंडादानी हिंदी में बोलते हैं। उस ओवरीज में मल्टीपल फॉलिकल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे सिस्ट आ जाते हैं। कई लोग आम भाषा में बोलते हैं कि अंडादानी में ट्यूमर बन गया, बट दिस इज़ नॉट अ ट्यूमर, बस वो स्वेल्ड हो गया, सूजन आ गया है। तो उसी को बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो इसी को हार्मोनल का बैलेंसिंग सही से नहीं हो पाता, तो ये हो जाता है। तो एक ये रीज़न होता है, और भी मल्टीपल रीजंस होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं इनफर्टिलिटी का कभी भी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि महिला बस को ले जाना है और उसी का इलाज कराना। बिल्कुल नहीं। कभी भी अगर इनफर्टिलिटी या निसंतान का किसी को शिकायत है तो महिला पुरुष दोनों का इक्वली
रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उस चीज़ के लिए, तो दोनों की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। गांव में अक्सर ये होता है कि महिलाएं मेरे पास आती है, मैम बच्चा नहीं हो रहा है 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से। मैं बोली कहाँ है तुम्हारा पति, उसको बुलाओ। मैम पति का नहीं, मेरा ही बीमारी है, आप मुझे देखो ना। तो बट और बाद में ये पता चलता है कि फीमेल का सब कुछ ठीक है, मेल का ही स्पर्म काउंट का दिक्कत है, या और भी बाकी उसके हमें बहुत सारे हम जैसे कि सीमेन एनालिसिस, उसमें हम लोग पूरा एनालाइज करते हैं कि क्या फैक्टर्स है जिसके कारण ये होता है, तो वो भी रीज़न होता है। मेल पर्सन आते नहीं, आप इसी बस को ठीक करो, मेरा तो सब कुछ ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मीथ है कि हम मेल फीमेल दोनों को आना है, दोनों का ट्रीटमेंट करना है। अगर आप डेप्थ में जाना चाहोगे तो मैं एक बता देती हूँ कि कभी भी अगर फीमेल में हम देखा जाए तो कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक ये यूट्रस होता है, यूट्रस में बच्चा रुकता है, यहाँ पे ओवरीज रहती है, तो ओवरीज में अंडा बनेगा, तभी ये ट्यूब से आके फिर यूट्रस में बच्चा रुकेगा। ठीक है, तो हमें ओवेरियन फैक्टर भी देखना है, हमें ट्यूब भी देखना है। ट्यूब में अगर कहीं ब्लॉकेज है तो भी बच्चा नहीं रुक पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ओवम है वो जा ही नहीं पाएगा। तो फिर आती है बात इधर यूट्रस में भी अगर कुछ एनोमलीज है, नॉर्मल यूट्रस का जो साइज होता है, शेप होता है, उससे कुछ एबनॉर्मल है या सेप्टा है, बहुत सारे एनोमलीज होती है। बहुत सारी महिलाएं थी, बाइकॉर्नेट यूट्रस है, यूनिकॉर्नेट यूट्रस है, सेप्टेट यूट्रस है, तो ये सब कॉजेस होते हैं। ओके, अगर हम मेज़र के टर्म में बोलें कि एक फीमेल को इन सबको नापने के लिए कौन कौन से टेस्ट या फिर स्क्रीनिंग कराने चाहिए, तो वो कौन कौन से होंगे? जैसे कि अभी हमारे रिसेंट में है कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एंड प्री कंसेप्शनल टेस्टिंग होता है। जो ये रिसेंट है हम लोग उतना फॉलो नहीं करते हैं, बट ये फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब प्री कंसेप्शनल मतलब प्रेगनेंसी करने से पहले तैयारी करना। ये नहीं है कि प्रेगनेंसी बस एक पार्ट है लाइफ का, कर लिया, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए वो एक न्यू लाइफ है जो आगे वॉर्म में ग्रो करेगी, तो उसके लिए भी प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, तभी वो प्रेगनेंसी अच्छे से निकलेगी, तभी बेबी हेल्दी निकलेगा। तो उसके लिए काफ़ी सारे टेस्ट आते हैं। सबसे पहले तो रूटीन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें हमें CBC खून की जांच देखते हैं, प्लेटलेट्स का काउंट उसमें देखते हैं, RFT LFT जिसमें किडनियों के जांच और लीवर का जांच देखते हैं। सोनोग्राफी भी कर सकते हैं, सोनोग्राफी से पता चलेगा कि यूट्रस का साइज प्रॉपर है कि नहीं, ओवरीज सही से है कि नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक है जो, और बाकी भी कोगुलेशन डिसऑर्डर्स के लिए भी जांचें कर सकते हैं। तो एक बेसिक जांच हम कर सकते हैं और ये करना चाहिए। हर महिलाओं को थायराइड का जांच करवाते रहना चाहिए। और एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि HPLC मतलब जिससे पता चलता है कि सिकल सेल है या थैलेसीमिया या कोई भी जो हीमोग्लोबिनोपैथीज मतलब खून की जो भी बीमारियां है वो पता चल जाता है उससे। तो ये ज़रूर कराना चाहिए, क्यों प्रेगनेंसी से पहले हमें पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी की कंडीशन क्या है, जो मेरे बच्चे के लिए आगे फ्यूचर के लिए मैं कुछ कमी हो तो मैं वो पूरा करके फिर प्रेगनेंसी प्लान करूँ ताकि एक हेल्दी बेबी हो। ओके, अगर कोई फीमेल है उसको पता करना है कि अभी कितने चांसेस है फर्टाइल होने के, तो वो ऐसा कुछ परसेंटेज वाला भी टेस्ट होता है जिससे एक अंदाज़ा पता चल जाए? ऐसे फर्टिलिटी का तो नहीं, लेकिन हाँ एक होता है AMH काउंटिंग करते हैं, मतलब AMH होता है जिसमें एंटी मुलेरियर हार्मोन होता है, जिससे पता चलता है कि हमारे बॉडी में जो ओवम है वो कितने हैं करके। दूसरी बात पता चलती है कि एक और AFC काउंटिंग बोलते हैं, एंटी फॉलिकुलर काउंटिंग, उससे भी पता चलता है कि मेरे ओवरीज में अच्छे से अंडे है कि नहीं। जो आगे कई लोग के AMH कम रहते हैं, तो AMH कम होता है तो ठीक से oocytes ही नहीं है, तो oocytes है ही नहीं, अंडे ही नहीं है, तो आगे प्रेगनेंसी कर पाना मुश्किल होगा। तो मे भी बहुत सारे लोगों में यही रहता है कि परसेंटेज वाला जो चीज़ लोग बोलते हैं कि मुझे ये पता चलेगा, तो वो AMH AFC से रहता है। AMH सेफ साइड क्या होता है, क्या आइडियल इसका रेंज होता है? और डिपेंड करता है, लैब टू लैब रहता है, तो वो हमें उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है। वो डॉक्टर ही बता पाएंगे? हाँ, वो डॉक्टर ही बता पाएंगे। ठीक है। बहुत सारे स्टेजेस ऑफ लाइफ पे एक फीमेल की क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिनसे कि कहा जाए कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है वो बना रहे, बहुत ज़्यादा खतरा ना हो? सबसे पहले तो अर्ली स्टेज में जो बच्चियाँ रहती है उनको एक मदर से ज़रूर काउंसलिंग होना चाहिए, और एक स्कूल में ही उसके टीचर से काउंसलिंग होना चाहिए कि शी शुड बी प्रिपेयर फॉर हर मिनारके मतलब फर्स्ट टाइम पीरियड आना। तो ये जनरली 8
9th क्लास के बच्चों में, 7, 8, 9 क्लास के बच्चों में आ जाता है। तो उस अर्ली स्टेज में ये काउंसिल करना चाहिए कि बेटा आपको ये चेंजेस आ सकती है, ये होगा तो डरना नहीं है, ब्लीडिंग होगी तो डरना नहीं है, आपको आके बतानी है, कितना पैड चेंज कर रहा है या हैवी हो रहा है या उसके कारण आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो एक अर्ली स्टेज में ये काउंसलिंग होना चाहिए। देन आता है स्टेज कि जब मैरिज की बात आती है, उस मैरिज टाइम में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का प्रॉपर वहाँ पे ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, उसके बाद ही अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए मैरिज के लिए। एंड देन अब आई प्रेगनेंसी की बात। प्रेगनेंसी के टाइम की तो मैं आपको बता दी हूँ कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन सभी। और उसके बाद फिर आता है फेज़ आता है मेनोपॉज का। मेनोपॉज मतलब जब पीरियड है वो कम्प्लीटली बंद हो जाना एज के साथ। वो जनरली हमारे यहाँ 43 से 50 इयर्स का मीन एज में हो जाता है। तो इस टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए कि उस समय फैमिली मेम्बर्स को अवेयर होना चाहिए कि इसके कारण चिड़चिड़ापन हो सकता है, बहुत गर्मीपन हो जाता है, झुंझुनाहट हाथ पाँव में होते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग को ये कंप्लेन करते हैं कि यार यार मम्मी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हो, बट समझो यार वो मेनोपॉज के कारण है, वहाँ पे पीरियड उनका बंद होने के कारण हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण ये होता है। तो ये सपोर्ट रहना चाहिए और उस समय हमेशा अपना बेसिक टेस्ट करा के कैल्शियम वगैरह का सप्लीमेंट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेनोपॉज के टाइम में ही ऑस्टियोपोरोसिस सुना होगा, मतलब वो हड्डियां है वो कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर होती तो फ्रैक्चर होने के अक्सर 40 के बाद महिलाएं कंप्लेन करती हैं बहुत कमर दर्द होता है, हाथ पाँव जोड़ों में दर्द होता है। तो ये कॉज ये भी हो सकता है, तो उसके साथ में कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना चाहिए। ओके अगर कोई पार्टनर कपल प्लानिंग कर रहे हैं अपने प्रेगनेंसी के लिए, तो उन दोनों को ऐसा क्या ध्यान रखना चाहिए? आपने बताया कि जो टेस्ट्स हैं वो कराने चाहिए, लेकिन क्या क्या चीज़ें बेनिफिट होती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ों पे वर्कआउट करना चाहिए उनको, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वर्कआउट तो अपने लाइफस्टाइल पे करनी चाहिए, जो मोस्ट और बेसिक चीज़ होती है जो हम लोग हर कोई मिस कर जाते हैं। अपना लाइफस्टाइल, हमारा जो डाइट है, इस पे ध्यान रखना चाहिए। अगर शुरुआत से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वेरी, और एक्सरसाइज करना भी। अगर आपने सुना होगा तो अभी सिजेरियन रेट बहुत बढ़ गया है। आपकी शायद मदर भी बोलती होगी कि अभी तो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, पहले तो हमारे टाइम नॉर्मल ही होती थी डिलीवरी करके। तो रीज़न बिहाइंड इट कि पहले ऐसे होता था कि महिलाएं थी जो घर में काम करती थी, पोछा लगाती थी, झाड़ू लगाती थी, तो उनके जो मसल्स जो थे स्टिफ नहीं रहते थे। अभी क्या होते हैं, हमारी इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है कि हम बस एक सिस्टम में बैठे बैठे काम करते हैं, या जो भी है अपना वर्क, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बॉडी स्ट्रेचिंग कुछ नहीं हो पाती, जिसके कारण हमारे मसल जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं बहुत स्टिफ होते हैं। तो ये भी एक होता है कि स्टिफ रहते हैं तो उतना नॉर्मल के लिए नहीं हो पाता है। ठीक है। दूसरा कि हमारे में कैपेसिटी जो होती है कि एक सहनशीलता जो बोलती हैं, तो वो हमारे में काफ़ी कम हो गया है। तो वो हमें प्रॉपर ना मैरिज के टाइम में भी एक काउंसलिंग ज़रूर होना चाहिए। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अभी भी कई सारी फीमेल होती है, प्रेग्नेंट रहती है, तुम्हारा डिलीवरी कैसे होगा पता नहीं है मैडम, तो तुमको मालूम नहीं है नीचे के रास्ते से बच्चा होता है, नहीं मालूम है। मतलब सोचो ये कंडीशन है कि उसको खुद ये नहीं मालूम है कि उसके वजाइनल पार्ट से ही वजाइनल डिलीवरी होने वाली है। तो इस तरीके का है, तो ये एक अवेयरनेस होना चाहिए हर एक मदर को, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मदर काउंसलिंग करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम रहता है, इतनी अनकोऑपरेटिव हो जाती, इतनी शाई होती है कि हम कभी उसको बोलते कि आ जाओ तुम्हारी हमें जांच करनी है। कई पेशेंट्स रोने भी लग जाते कि मैम ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो ये सब चीज़ पहले से मतलब मालूम होना चाहिए। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है कि फर्टिलिटी पीरियड एक टर्म आता है, ये क्या होता है? फर्टिलिटी पीरियड मतलब हमारे मेंसेस जो पूरा साइकिल होता है, हर मंथ में एक ड्यूरेशन होता है, जिस समय अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कांटेक्ट में रहते हैं तो उस समय प्रेगनेंसी होने के बहुत चांसेस होते हैं, मतलब फर्टिलिटी होने के। तो वो कब होता है, जब पीरियड जब भी आता है फीमेल को, तो उसका जो 10 to 18 डेज होता है, दैट इज़ द पीरियड जहाँ पे ओवुलेशन होता है और फर्टिलिटी होने के बहुत चांसेस होते हैं। कई लोग इसे डेंजर पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि अगर उस समय कर लिया तो फिर प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो ये कपल के लिए जानना जरूरी है कि आप इस समय सेफ मतलब आप कर सकते हो। जो बाकी लोग हैं जिसे डेंजर जोन जानना है, तो ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके ठीक है। अब
छत्तीसगढ़ में बहुत विलेजेस हैं, मैं घूमता रहता हूँ ट्रैवल पे। एक विलेज फीमेल और एक सिटी के में रहने वाले फीमेल का लाइफस्टाइल कितना डिफरेंट होता है। सारे मिथ्स को ले लो या फिर जो भी प्रिकॉशन है, तो उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताओ। मिथ सबसे बड़ी बात प्रेगनेंसी से मैं चालू करती हूँ। प्रेगनेंसी में ये बोलते हैं कि मैम अंडा नहीं खाएंगे, अंडा खाने से गर्मी होता है। तो गर्मी नहीं होता है, वो आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं। अगर आप एक अंडा सुबह एक अंडा शाम खा रहे हो तो उसमें कोई हार्म नहीं है, ठीक है। दूसरी मिथ ये रहती है कि ऑपरेशन हुआ है या डिलीवरी हुई है, चावल नहीं खाना है। क्यों चावल नहीं खाना है पूछती हूँ तो बोलते हैं हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि चावल खाने से टाका पक जाता है। ये कोई रीज़न नहीं है कि चावल खाने से टाका पक जाता है। बहुत सी मिथ ये भी रहता है कि दही और ये ऑरेंजेस होते हैं, मौसम्बी, पपीता, ये सब खाने से टाका पक जाता है। टमाटर खाने से, स्पेशली टमाटर की सब्जियां नहीं खाती है फीमेल, ये हालत रहती है, ये से पक जाता है। तो ऐसा इनका मिथ रहता है। बट इनफैक्ट मैं बता रही हूँ, ऑरेंजेस लेंगे, मौसम्बी लेंगे, ये सब, और उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी और वुंड हीलिंग कराता है, उतने अच्छे से टाका को हील कराएगा। दूध लेना चाहिए, दूध में क्या होता है, प्रोटीन रहता है, प्रोटीन रहेगा तभी हीलिंग हो पाएगी। और भी कई सारी मिथ्स रहती है कि नहाना नहीं है। कई सारी फीमेल ऐसी भी होती है, लिटरली ऐसे ओपीडीज़ में आए हुए हैं कि 15-15 दिन तक डिलीवरी के बाद नहाए नहीं है, फिर आते हैं वुंड इन्फेक्शन लेके। तो आराम से ऑपरेशन हुआ है, आप दूसरे दिन से नहा सकते हो, आराम से नहाओ। तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमको बहुत ही लिटरली मैंने ऐसे देखा है कि वो इन्फेक्शन करा के आई, इन्फेक्शन से वो सेप्सिस तक के कंडीशन में चले गई थी। इतना था कि उसको आईसीयू तक भी शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती थी हमें, ऐसा कंडीशन था। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अवेयर ही नहीं थी और मानते भी नहीं हैं। उन लोग को ऐसा लगता है कि मेरी सासू माँ ने जो बोला है वही मेरी लकीर है, वही मुझे मानना है। तो ये सब छोटी छोटी मिथ्स हैं। ठीक है। लाइफस्टाइल में कितना डिफरेंस होता है एक विलेज फीमेल के और जो सिटी में रहते हैं उनमें? लाइफस्टाइल में ये है कि जो विलेज की फीमेल है उनको ना चीज़ें ना उतना, मतलब वो काफ़ी डरी डरी हुई भी रहती है। लाइक मैं बताती हूँ, कोई विलेज की मैं पूछ दूँगी ना कि आपका लास्ट टाइम पीरियड कब आया था, वो अपने हस्बैंड को बुलाती है, आओ तो जी बताओ तो मेरा कब आया था। और वही बात अगर यहाँ हमारे सिटीज़ की बात होती है तो एटलीस्ट दे आर अवेयर कि थोड़ा बहुत तो अवेयर है कि प्रेगनेंसी कैसे करते हैं, क्या होता है, थोड़ा अवेयरनेस है। अवेयरनेस क्यों है? बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एजुकेटेड रहने से ना काफ़ी चीज़ें हमें समझ आता है और समझने की क्षमता भी बढ़ती है। तो बेसिक यही डिफरेंस रहता है गांव में और शहर में। और गांव में ये बात होती है कि उन लोग ना काम बहुत करते हैं, झाड़ू पोछा हर चीज़ काम अच्छे से करते हैं। तो जनरली मैं देखती हूँ कि रूरल वाली जो फीमेल जो आती है ना, उनका नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से, बहुत बिना एफर्ट, ज़्यादा मेहनत किए बहुत आसानी से होता है। तो ये चीज़ मुझे मानना पड़ेगा कि दे आर कि फिजिकली बहुत एक्टिव रहती है। इनफर्टिलिटी मतलब सिटीज़ में ज़्यादा होती है? सिटीज़ में है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स ना, जो हर चीज़ की बीमारी की जो जड़ होता है वो हमारा लाइफस्टाइल ही है। खाना पीना अगर आप ऐसे बताएं कि क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए? खाने पीने में ना ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेना चाहिए, एकदम शुगर जो है नहीं लेना चाहिए, मीठा, पिज्ज़ा, बर्गर बिल्कुल नहीं। मतलब लो तो एक लिमिटेशन में लो कि हाँ चलो ठीक है 15 डेज में एक दिन ये ले लिया। क्यों? क्योंकि हम जितना मीठा खाते हैं ना, जितना मोटापा हमारे बॉडी में रहता है, जहाँ फैट है वहाँ एस्ट्रोजन बनना चालू होता है। फिर वो अगर हार्मोन रहा तो फिर आगे PCOS, फाइब्रॉइड, बहुत सारे आगे कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। जैसे कि एंडोमेट्रियम कैंसर होता है, जो बच्चेदानी की परत की कैंसर होती है। वो जनरली जो मोटे होते हैं, ओबेज होते हैं, हाइपरटेंसिव रहते हैं, जिसके लिपिड्स ज़्यादा रहते हैं, तो इन लोगों में ज़्यादा मिलता है। तो ऑल सब चीज़ घूम फिर के हमारे लाइफस्टाइल पे ही आ जाता है। और जो कि मोस्ट इग्नोर थिंग है, मैं बोलती हूँ ना, मैं पेशेंट को अगर बोलूँगी कि आप इतना एक्सरसाइज करो, डेली 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग करो या तो एरोबिक एक्सरसाइज करो, ये खाओ, ऐसे डाइटिशियन के पास मैं रिफ़र करती हूँ, तो बोलते हैं मैम गोली लिख दो ना। तो दे आर हैप्पी कि मैं मेडिसिन, मेडिसिन दूंगी, बस वही है कंसेप्ट कि मैम मेडिसिन दे दो, भले मेडिसिन काम ना करे ना करे, दे आर सेटिस्फाइड। लेकिन लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन के लिए मैं बोलूँगी ना, तो नहीं, लोगों को बिलीव नहीं होता है, लेकिन ये बिलीव करना चाहिए।
ओके इसके लिए रनिंग करना चाहिए या फिर योगा करना चाहिए या फिर जिम जाना चाहिए? जिम इज़ बेस्ट। ठीक ओके है, जिम करना चाहिए डेली 30 मिनट्स। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बॉडी को देनी चाहिए। हमारी बॉडी को भी एक मशीन ही है समझो। कैसे हम एक कार नया खरीदते हैं, उसके बाद हम लोग सर्विसिंग के लिए जाते हैं ना, कितना चार्जेस रहेंगे, फिर भी हम सर्विसिंग कराएंगे। लेकिन हमारी बॉडी भी तो समझ लो एक मशीन है, लेकिन इसकी सर्विसिंग के बारे में हम कभी नहीं सोचते। वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जब तक बेड में नहीं आएगा ना तब तक नहीं। हम कार का वेट करते हैं क्या कि जब तक कार पूरा ख़राब हो जाए तब जाए। लेकिन लोग सोचो कार से इतना प्यार है लेकिन अपने बॉडी के लिए नहीं है इतना प्यार। ट्रू। एक एडवाइस मेरे मॉम को भी दे दीजिए, जो 4 बजे 5 बजे उठ जाती हैं, फिर पूजा करती हैं, नहा धो के फिर से पूजा करती हैं, फिर खाना बनाती हैं और फिर रात को सो जाती हैं। आंटी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप सुबह उठ रहे हो जल्दी 5 बजे, तो 5 बजे उठ के ना कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो। अगर घर बाहर जाने का मन नहीं है तो योगा कर लो और खाने पीने में ध्यान रखो। आंटी ऐसा मत करना कि सबको खिला दिया, लास्ट में जो बचा वो खा लिया। जनरली फीमेल में ऐसी होती है, मम्मियों में ऐसी होता है। सब बच्चों को अच्छे से खिलाएंगे, पूरे फैमिली को खिलाएंगे। हाँ, लास्ट में अगर 2 रोटी भी बच गया, बस 2 रोटी चल जाएगा। और वहीं पे ही फीमेल की डाइट हैम्पर होती है और बाद में प्रॉब्लम उन्हीं लोग को ही होता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। क्या पेनफुल पीरियड या फिर इरेगुलर साइकिल ये नॉर्मल होता है? पेनफुल पीरियड ना लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है, बस चल जाएगा करके। बट मैं आपको ये बता दूँ, पेनफुल पीरियड के भी 2 कारण होते हैं। एक तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, जिसे पेनफुल पीरियड को हमारे मेडिकल टर्म में डिसमेनोरिया बोलते हैं। Okay. तो फिजियोलॉजिकल होता है कि नॉर्मल क्रैम्पिंग होता है जिसके कारण दर्द होता है, ब्लड बाहर आता है पीरियड के समय। एक पैथोलॉजिकल कॉज भी होता है जिसमें क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस, जो मोस्ट कॉमन है कॉज ऑफ डिसमेनोरिया है। एंडोमेट्रियोसिस मतलब बहुत सारे जगह एंडोमेट्रियम का जैसे लेयर होता है उसी तरीके का लेयर आ जाना और बहुत वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कराता है जिसके कारण बहुत पेन होता है। तो ये चीज़ इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस भी एक कॉज होता है आगे इनफर्टिलिटी के लिए। तो जो यंगस्टर्स है, जो वुमेन है, जो लड़कियां हैं, जो कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग है, अगर ज़्यादा पेनफुल पीरियड आ रहा है तो प्लीज़ दिखाओ। क्योंकि आगे इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होंगे, तो बेटर है आप इवेल्युएट कर लो, यू शुड नो। फिर अगर ऐसा होता है तो हम फिर काउंसलिंग करते हैं थोड़ी सी। अगर अर्ली मैरिज कर लो, 25 तक कर लो, तो ताकि हम एक जल्दी से बेबी प्लानिंग कर ले। एक बात और है कि हम इतनी बिजी अपनी लाइफ में आजकल हम फीमेल रहती है ना, कि हम लोग थोड़ी सी अपनी जो हमारी फर्टिलिटी पावर जो होती है उसको हम इग्नोर करते हैं। लाइक 21 ईयर ऑफ एज से 30 ईयर जो फर्टिलिटी रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इस समय डाउन सिंड्रोम आप सुने होंगे, जितना एज बढ़ता है उतना ज़्यादा डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। डाउन सिंड्रोम मतलब मेंटली रिटार्डेड बेबी जो होते हैं ना, शॉर्ट हाइटेड, जिसके लंबे मुंह बड़े रहते हैं, गले छोटे से रहते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, आप आसपास देखे ही होंगे। तो ये होने के चांसेस होते हैं। हम जितना एज कहते हैं, इनफर्टिलिटी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो बेस्ट है कि आप अपना फैमिली प्लानिंग 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज में कर ले तो बेटर होगा। ओके ये तो बहुत अभी बड़ा क्वेश्चन है, शादी कब करना चाहिए? बिकॉज हमारे मॉम डैड के टाइम पे सेटल होने में इतना टाइम नहीं लगता था, मगर आज सेटल होने में सबको 30 साल तो आराम से लग जाते हैं। अब जैसे हम लोग जब बचपन में थे स्कूल में, तो एक चैप्टर हम लोग को बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं जाता था। आज शायद पढ़ाया जाता है कहीं कहीं। तो सेक्स एजुकेशन या सेक्सुअल एजुकेशन जो होता है, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है थ्रू आउट लाइफ अंडरस्टैंडिंग में? क्या बोला जाए उसको, कि मतलब प्रॉब्लम्स को दूर रखने के लिए ये चैप्टर कितना ज़रूरी होता है? बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बच्चों को अभी ऑन स्कूल गोइंग भी है। लाइक आई एम अ गायनिक, तो मेरे पास ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं। लाइक 14 ईयर, 15 ईयर, 16 ईयर की बच्चियाँ है जो सेक्सुअली एक्टिव है, एक्सपोज हो चुकी है। मैं पूछती हूँ तुमको नहीं बताया, कोई बताया नहीं है कि 18 ईयर से पहले ये नहीं करना चाहिए? नहीं मैम, कोई नहीं बताया। तो ये सब प्रॉब्लम वहाँ से चालू होता है। सेक्स एजुकेशन हर स्कूल में, ये एक मदर फादर को एक बच्ची को देना बहुत ज़रूरी है। इसमें उनको ये ज़रूर बताएं कि आप बिलो 18 तो करना ही नहीं है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखना ही नहीं है। अगर आगे फ्यूचर में अगर ऐसे कांटेक्ट
की हिस्ट्री अगर आती है होता है तो हमेशा बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है, कॉन्डम्स, ये सब यूज़ करना चाहिए। क्यों ये सब करना चाहिए, इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ। जितने भी STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, HIV होता है, ये सब कब होता है? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अर्ली ऑनसेट से होता है। दूसरा चीज़, आप सर्वाइकल कैंसर इतना सुन रहे हो हर जगह, कैंसर कैंसर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इसमें भी एक हिस्ट्री रहता है कि जिसके अर्ली ऑनसेट सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो एक्सपोजर होता है, तो ये कॉज है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं तो भी होता है। तो ये सब चीज़ें जो सोचो, इतनी सारी बीमारियां जो HIV, कैंसर तक ले जा सकती है, उसके लिए एक एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी भी ओपनली मैं सच बोलूँ तो स्कूल में नहीं होता है। होना चाहिए कि कोई एक गायनिक डॉक्टर या जो भी है वो वहाँ पे विज़िट करे, हर 6 मंथ में विज़िट करें और बच्चों को बताएं। बहुत सारे बच्चे लोग मेंटली अनस्टेबल है, समझते भी नहीं है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो भी नहीं समझते हैं। इतने 16 ईयर 17 ईयर में कई लोग प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। ओके, सो मैंने देखा है डॉक्टर्स की लाइफ बहुत बोरिंग होती है, केवल हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल जाते हैं। इसके अलावा और क्या करना चाहिए? इसके अलावा ना, जो दिल को सुकून दे वो काम ज़रूर करना चाहिए। आप ये चीज़ देखे होंगे कि अभी भी न्यूज़ में आया हुआ था कि जो जितने भी साइकेट्रिक इलनेस होते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड रेट, ये ना मेडिकोज में जो डॉक्टर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। क्यों? रीज़न बिहाइंड इट इज़ दिस ओनली। क्योंकि हम इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन रहता है हॉस्पिटल में, वहाँ पे एक सच में लाइफ और डेथ की कंडीशन ही रहती है। और वो पेशेंट को संभालना, अटेंडर को संभालना, अपने कलीग को संभालना, सीनियर्स को संभालना, क्योंकि बहुत सारे, आई एम ट्रूली स्पीकिंग, बीइंग अ मेडिको, होता है हमारे में जो वर्क कल्चर है वो काफ़ी हद तक खराब रहती है। 48 घंटे कंटिन्यू करना रहती है। 36 आवर, 48 आवर्स, कई जगह 72 आवर्स भी रहती है। और इस ड्यूरेशन में आपको कंटिन्यूअस वर्क करना विद द सेम एफिशिएंसी। सोच लो आप बिना सोए आप काम कर रहे हो, एकदम आपको एक लिमिट के बाद किसी की भी बात हो, नींद आती ही आती है। ब्रेन बंद हो जाता है। और उस समय लगता है ब्रेन इतना थक जाता है कि नहीं यार। और सोचो उसी समय हमारे पास कोई इमरजेंसी केस आया हुआ है, उसका हमें ऑपरेशन करना है, तो क्या वो डॉक्टर पूरा 100% to 100% वो कितना भी कोशिश कर ले, क्या वो दे पाएगा? ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो हर किसी का एक वर्किंग आवर्स फिक्स्ड रहता है कि कोई हर वर्क प्लेस में, बीइंग अ पायलट, कि कोई ड्राइवर है, कि कुछ भी अपना प्रोफेशन है, बट कहीं डॉक्टर्स का एक वर्किंग आवर्स नहीं है। और ये बात को सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे कि पायलट है, पायलट का वर्किंग आवर्स क्यों रखें? क्योंकि इस ड्यूरेशन से अगर करेंगे तो बाकी पैसेंजर के लिए रिस्क है। तो सबसे बड़ा रिस्क की प्लेस तो एक हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ को आप रिस्क कैसे डाल सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए और हम डॉक्टर्स को थोड़ी सी इस बात पे अपने जो भी प्रॉब्लम है वो हमें शेयर करना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि इतना अंदर से लगता है ना कि अब मेरा दिमाग गया, अब मैं नहीं कर पाऊँगी। स्टार्टिंग में जब मेरा 36 आवर ड्यूटी जब चालू हुआ था, तब की मैं आपको इस रियल स्टोरीज बता रही हूँ। तब आप सोच रहे हैं कि हम आराम से प्रॉपर, मैं रात को सोने वाली, अचानक से ऐसा ट्रांजिशन आया कि मुझे 36 आवर्स पूरे जगने हैं पूरे ड्यूटी के दौरान। फिर लास्ट का टाइम जब रहता था तब मैं OPD में रहती थी। OPD में इतनी नींद आती, मैं पेशेंट का प्रॉपर हिस्ट्री लेने की कोशिश करती, दवाई देने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी मेरे से कुछ ना कुछ छूट ही जाता था। मुझे ये भी करना पड़ता था कि मैं वापस बैठ जाती थी, देखती थी अच्छा ये फ़ोन नंबर है, मैं दोबारा फ़ोन करके पेशेंट को बुलाती थी कि आप प्लीज़ आ जाइए। ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा था? जब मैं इतना 100% मैं अपना माइंड को एक्टिव रख रही हूँ सोचती थी, उसके बाद भी मैं भूल रही थी। क्योंकि मेरा माइंड नहीं हो पा रहा था, मैं कितना भी कोशिश कर रही थी। मुझे बार बार पेशेंट वापस बुलाना पड़ता था कि मैंने ये भूल गई हूँ, वो भूल गई हूँ, बार रिमाइंड करती थी। तो ऐसे प्रॉब्लम होता है। ये तो एक छोटा सा प्रॉब्लम बता दी, बहुत सारा है। कभी कभी डॉक्टर्स को नॉन स्टॉप कितना भी फीवर हो, रियली मैंने देखा है और हमने भी किया है कि हम ड्रिप लगा के भी अपना खुद को भी
इंजेक्शन लगाए हुए अच्छा। उधर पेशेंट का भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बुरी कंडीशन है इंडिया में डॉक्टर्स की। अभी और जो केस आया कोलकाता पे, उसके बाद से मैंने देखा काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि वर्किंग आवर्स के ऊपर रेगुलेशन लाया जाए। तो इस पे कोई बेनिफिट हो रहा है अभी? प्रोटेस्ट तो बहुत हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि हाँ इस पे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं आया। हम पहले भी 36 आवर ड्यूटी कर रहे थे और अभी भी 36 आवर ड्यूटी कर रहे हैं। लोग बोलते ज़रूर है कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो तो एक्चुअल में हुआ नहीं है और अभी भी हम वही चीज़ सफ़र कर रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम योर हॉस्पिटल लाइफ आप क्या क्या करती हैं? अपार्ट फ्रॉम दिस कि मुझे लोगों को अवेयर करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कभी एक स्टेज मैं भी थी कि मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। तब वो होता है ना कंप्यूटर सिस्टम, उसमें मैं टाइप करती थी डॉक्टर कैसे बनते हैं, ठीक है। तो एक वो मेरी जर्नी थी कि मुझे जानना था, कोई तो मेरे आसपास रहे, कोई नहीं था तब मेरे आसपास जिससे मैं पूछ सकूं बड़े भैया या दीदी कि डॉक्टर कैसे बनते, मैं कैसे पढ़ाई करूं। तो वहाँ से एक वो माइंड था। दूसरा था कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ। मेरे फादर है वो स्टार्टिंग से ही इज़ वेरी सोशल पर्सन, तो मैं उनसे अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। तो मैं लोगों को प्रॉब्लम देखती थी। हॉस्पिटल इंटर्नशिप मैं करी, तब हॉस्पिटल में बहुत बूढ़े बूढ़े अंकल आंटी लोग आ रहते थे, पैसे की कमी, कुछ थोड़ा सा भी चीज़ है वो जो वहीं पे ही ठीक हो सकता था गांव में, वो उसके लिए उनको इतना करना पड़ता था। फिर वहाँ से माइंड स्ट्राइक हुआ, फिर मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन पे वर्क किया और कर रही हूँ, जिसमें मैं जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड पहली बात करूँ तो मैं वहाँ पे पूरे जैसे कि सिकल सेल के बारे में, क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे आप स्टार्टिंग में ही शुगर बीपी को कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, या मैं उसमें हेल्प करती हूँ। क्या आगे हम स्टेज ले सकते। बहुत सारे लोग होते हैं वो प्री डायबिटिक स्टेज में रहते हैं, अगर वहाँ पे उन लोग ध्यान नहीं रखे, वही 4 बार चाय चला, वही 4 बार चावल चला, तो पक्का डायबिटिक स्टेज में जाने वाले हैं। तो वहाँ पे मैं कट कर दूंगी अवेयर करके, तो वो लोग जो ये प्री डायबिटिक में ही रहेंगे तब डायबिटीज़ से बच जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें किया। एजुकेशन में लोगों को मैं अवेयर करती हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे, ये आपके पास गाइडेंस देती हूँ कि स्कोप है, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ओके। नीट अभी मैंने ये भी अभी काम कर रही हूँ कि नीट की प्रिपरेशन, तो उसके लिए लोगों के पास बहुत सारे पुअर बच्चे होते हैं जिसके पास नहीं रहता इतना स्टडी मटेरियल या काम का। तो फिर मैं उनको वो प्रोवाइड करती हूँ। जो इसका सिलेक्शन हो गया मैं उससे बुक लेती हूँ, और जिसको ज़रूरत है मैं उसको बुक देती हूँ। ओके। हाँ, तो ऐसे आपका हम कांटेक्ट नंबर ज़रूर डाल देंगे। हाँ हाँ श्योर। आज ही मेरे हॉस्पिटल में एक बच्चा आया हुआ था 12th का, वो बेचारा खोजते खोजते आया था कि अच्छा। अब मैं वहाँ से क्रॉस करी, मैम मैं आपसे बुक लेने आया हूँ। तो मैं आज ही मैं उसको एक बुक दे के ही आई हुई हूँ। वाह, ग्रेट। तो अच्छा लगता है, ये करना ही चाहिए। आई ये थिंक करना ही चाहिए। इससे माइंड भी फ्रेश होगा और आपको एक मतलब एक एम तो मिलेगा, बिकॉज वही रिपीटेटिव लाइफ। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि खुद को खुश रखना तो ठीक है ही, करना चाहिए, लेकिन दूसरों की खुशी एक बार करके देखो अपने से। अपने मतलब मैं नहीं बोलती कि लाइफ में एक बार बस किसी को खुश करके देखो, अनइंटेंशनली खुश करके देखो, वो उसकी खुशी के कारण वो आपको जो थैंक्स बोलेगा ना, वो एक अल्टीमेट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, जो कि मैं फील करती हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत मतलब मुझे एक्चुअल में यही लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं, जिसके कारण मैं आज इतना कर पा रही हूँ। ट्रू। और रही बात कंट्रीब्यूशन की, कि अगर मैं बोलूँ ना कि हमारी आबादी 1,40,00,000 से ज़्यादा है, ठीक है, कि हमारी जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। तो इतने में से अगर कोई भी एक इंसान अपना पूरे ईयर में भी, मैं बोल रही हूँ, अगर पूरे ईयर में सिर्फ 30 मिनट्स भी दे देना, लाइक मैं हूँ डॉक्टर, तो बीइंग अ डॉक्टर मैं आप ऐसे ऐसे करो, कोई डाइटिशियन है वो अपना काउंसिल करेगा, कोई एनिमल लवर है वो फीड कर देगा, स्ट्रीट डॉग्स को हेल्प कर देगा, या कोई प्लांटेशन कर देगा, मतलब छोटा छोटा ही कंट्रीब्यूशन अगर 30 मिनट्स का कर देगा ना, तो काफ़ी 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 हमारे सोसाइटी को हेल्प होगा और हमारे कंट्री को हेल्प होगा। तो ये चीज़ लोगों को कर देनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम अपना हैप्पीनेस, तो आई नो कि दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी सबका रहता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा हेल्प कर देना चाहिए। ट्रू। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो इस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, नीट MBBS की।
तो बहुत ही जो कोचिंग्स होती है, बहुत ही बिजी लाइफ होता है, सुबह उठो कोचिंग जाओ, रात को पढ़ते पढ़ते सो जाओ। इसके लिए आप क्या एडवाइस देते हो? एडवाइस तो यही दूंगी कि लाइफ में ना एक मोटो बना के रखना चाहिए, टाइम लाइन। लाइक कि हाँ मेरे पास 1 साल है, मैं इस 1 साल में मैं पूरा फैमिली मतलब को भूल जाऊंगी, मोबाइल भूल जाऊंगी, फ्रेंड्स भूल जाऊंगी। मुझे सिर्फ ये टारगेट रखना है कि मुझे इसमें सेलेक्ट होना है। लाइफ में ना सेकंड ऑप्शन लेके मत चलो, मतलब फर्स्ट ऑप्शन लेके, फर्स्ट प्रायोरिटी लेके चलो और उसमें 100% एफर्ट दो और वो हो जाता है। लाइफ में 3 चीज़ मैटर करता है सक्सेस होने के लिए। एक तो आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन, दूसरा होता है डेडिकेशन और तीसरा होता है अपना एक जुनून बोलते हैं और डिसिप्लिन। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये है तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मैं वही चीज़ बोलूँगी कि अपना जो रूटीन जो लाइफ है वो तो करो, लेकिन साथ में टारगेट के साथ एक ये रखो कि हाँ मेरा ये 1 वीक का टारगेट है, ये कंप्लीट हुआ तो मैं अपने आप को एज अ रिवॉर्ड 1 घंटे का यहाँ जाने का ब्रेक दूंगा या दूंगी, या अपने आप को ही मेरा ये फेवरेट फूड है खाने का तो मैं यहाँ पे जब वहाँ जाने का खाने का एक रिवॉर्ड दूंगी। तो आप खुद आपके अंदर वो रहेगा कि यार मुझे यहाँ पे ये इंडियन कॉफ़ी हाउस में मुझे ये डोसा और छोले भटूरे खाने जाना है 1 हफ्ते बाद, तो मुझे ये काम करूँगी तब मैं जाऊँगी वहाँ। तो अपने आप हमारे ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं कि यार मैं ये कर लेती हूँ ताकि मैं को ये रिवॉर्ड। तो हमेशा अपने आप को ना शॉर्ट टर्म का एक रिवॉर्ड देना चाहिए। तो इससे हमारा पढ़ने का एक मोटिवेशन बने रहेगा, साथ में जो हम चाहते हैं वो भी कर लेंगे, तो जो हमारा जो दोनों है वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, मैं फेल्योर्स की ज़्यादा बात करता हूँ। अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है नीट और उसका नहीं होता है तो फिर क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मैं तो यही बोलूँगी कि आप अपना फुल एफर्ट जितना हो सकता है उतना लगाओ। अगर नहीं हो पाता है तो लाइफ में कुछ तो दूसरा सेकंड ऑप्शन है जो आपके लिए प्लान है, उससे भी और बेटर, बहुत अच्छा। लाइफ में हमेशा मैं ये चीज़ बोलूँगी कि मेहनत करना चाहिए और मेहनत का जो होता है ना फल वो मिलता ही मिलता है, और नहीं मिलता तो वो कभी बर्बाद नहीं जाता। हो सकता है मैं लिटरली बता रही हूँ, जब मैं खुद प्रिपेयर कर रही थी स्टार्टिंग में, मैं आईने सेट नीट दोनों की प्रिपेयर कर रही थी, बट प्राइम स्टार्टिंग का गोल मेरा नीट का ज़्यादा था। लेकिन मैं नीट में नहीं, फर्स्ट वाले में जब नीट पीजी की थी तब मेरा उतने अच्छे से नहीं आ पाया। तब मुझे लगा कि यार अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मतलब क्या मैं एक डीएनबी ले लूँ क्या? अच्छा हुआ मैंने डीएनबी नहीं लिया। उस समय लिटरली एक फेलियर की तरह मुझे भी ऐसे ही लगा था कि अब क्या करूँगी, मतलब फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, फिर से वो एनर्जी लाना पड़ेगा। बट अच्छा है कि वो फेलियर आया। अगर वो फेलियर नहीं आता तो आज मैं एम्स में नहीं रहती, तो मेरे लिए एक सेकेंड ऑप्शन था। तो वही चीज़ बोल रही हूँ कि अगर कभी कुछ चीज़ एम नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, कीप काम, थोड़ा सा सोचो, आगे हो सकता है आपके लिए और अच्छा हो। हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं और यहाँ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है फीमेल्स की? फीमेल के अगर सच में बोलो तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम तो अनअवेयर रहना है, कि लोग अवेयर ही नहीं है फीमेल की, मतलब मुझे क्या मेरे बॉडी में नॉर्मल है, क्या एब नॉर्मल है। मोस्ट ऑफ द फीमेल को यहाँ पे मेंस्ट्रुअल रिलेटेड अगर प्रॉब्लम बोलूँ तो हैवी मेंसेस और इरेगुलर मेंसेस के प्रॉब्लम होते हैं। इसका रीज़न इसके बिहाइंड या तो पीसीओडी मोस्टली रहता है या तो फाइब्रॉइड एडिनोमाइसिस जैसे कंडीशंस रहते हैं। तो उसमें ध्यान नहीं देती अर्ली स्टेज में कि ठीक है पीरियड जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, लेकिन वो ज़्यादा ब्लड जाता है ना, तो जितना बॉडी से ब्लड जा रहा है, ब्लड में कमी होती है बॉडी के अंदर, उसको एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया अगर हो जाता है, बहुत सीवियर होता है, हीमोग्लोबिन इतना भी हो जाता है कि 3-4 में भी हीमोग्लोबिन में आती है फीमेल। नॉर्मल हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन मोर देन 11 ही फीमेल में होना चाहिए। वो 3-4 में फिर सांस लाने में दिक्कत, चक्कर आना, ये सब होता है, तो उस स्टेज तक चले जाती है। तो अवेयर नहीं है, मतलब इतना एनीमिक हो जाती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन खून चढ़ाने की नौबत पड़ जाती है। तो यहाँ पे एक ये चीज़ को हमेशा प्रायोरिटी देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मिथ है, क्या सच्चाई है, ये चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक और बीमारी की मतलब कंटिन्यूस चर्चा होती है, सिकल सेल।
ये क्या होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आई थिंक काफ़ी अभी चर्चे में है। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ लाइक मैं एम्स में हूँ तो यहाँ सब बाहर से हैं। तो बात ये होती है कि छत्तीसगढ़ में तो एक चीज़ बहुत फेमस है, वो है सिकल सेल। हर कोई बोलता है, तो सच में ये है, प्रिविलेंस हमारे छत्तीसगढ़ में सिकल सेल के बहुत ज़्यादा है। सिकल सेल क्या होता है कि एक तरीके की खून की बीमारी होती है, जो नॉर्मल हमारे आरबीसी सेल्स होते हैं उसका नॉर्मल आकार से वो सिकल सेल शेप में आ जाता है। तो जिसके कारण ये दो टाइप के होते हैं, एक छोटा सिकलिंग बोलते हैं जिससे सिकल सेल ट्रेट होता है, एक बड़ा सिकलिंग जिसे सिकल सेल डिजीज़ होता है। ट्रेट वाले जो होते हैं वो उतने ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं होते, उनको कभी कभी हाथ पाँव में दर्द होगा, आसानी से जल्दी थक जाते हैं। लेकिन जो डिजीज़ वाले हैं उनको मल्टीपल बचपन से ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बचपन से ही खून चढ़ाना पड़ता है। कभी कभी बच्चे 5 साल तक जीवित नहीं रह पाते, डेथ हो जाती है। कभी कभी कोई लंबा खिंचा भी जाता है तो वो बहुत ही बुरी कंडीशन में हालत रहती है। इसका रीज़न क्या होता तो है? इसका रीज़न जेनेटिक बेसिस पे ही है। लाइक हमारे छत्तीसगढ़ में साहू है, साहुओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है सिकल सेल की बीमारी। तो अगर कोई भी ये बात अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि लोग पूछते हैं मैम इसको ख़त्म कैसे करें। ख़त्म करने का या दूर करने का एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि अगर कोई फीमेल है वो अगर सिकल सेल ट्रेट है तो उसको शादी किससे करनी चाहिए, जिसको बिल्कुल भी सिकलिंग नहीं है। तो उसका जो जांच होना चाहिए आगे उसके पार्टनर का कि उसके अंदर सिकल सेल ट्रेट डिजीज़ कुछ नहीं हो, नॉर्मल होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल और सिकल सेल ट्रेट होगा तो बच्चे में उसका बच्चा होगा तो या तो नॉर्मल होगा या तो सिकल सेल ट्रेट होगा, डिजीज़ नहीं होगा। अगर वो खुद सिकल सेल ट्रेट है और हस्बैंड भी सिकल सेल ट्रेट है तो बच्चे में सिकल सेल ट्रेट भी होगा और डिजीज़ भी होने के चांसेस है। तो ऐसे पूरा साइकिल बढ़ते जाएगा, चेन बढ़ते जाएगा। तो ये चेन को हमें ब्रेक करना है। तो ये चेन ब्रेक ऐसी होगा कि अगर कोई नॉर्मल मतलब सिकल सेल ट्रेट है तो उसको नॉर्मल इंसान है उनसे शादी करनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं सिकल सेल वालों के लिए स्पेशली बोला जाता है कि तुम कुंडली नहीं खून मिलाना। खून इसलिए मिलाना है कि अगर तुमको सिकलिंग है तो सामने वाले को सिकलिंग नहीं होना चाहिए, ताकि हम ये चेन को ब्रेक कर सकें। ओके, ऐसा भी होता है क्या कि सेम कास्ट सेम कम्युनिटी में करने से ये बीमारी बढ़ती है? बहुत सारी बीमारी होती है, बहुत सारे बायोलॉजिकल थिंग्स होते हैं, मेडिकल थिंग्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां होती है जो जीन लेवल की बीमारी होती है जो कि सेम कम्युनिटी में प्रिवेलेंट रहते हैं। लाइक कोई एक इंसान है वो दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं, दोनों एक ही कम्युनिटी से मैरिज करेंगे ना तो जो म्यूटेंट जो छोटे फॉर्म में जो था वो बड़े फॉर्म में बन जाता है, छोटा छोटा दोनों फॉर्म मिल के बड़ा फॉर्म में बन जाएगा। तो वो बीमारी है वो अपना एक्सप्रेशन कराएगी, तब बीमारी के फॉर्म में दिखेगा। लेकिन अगर कम्युनिटी डिफरेंट कम्युनिटी के है, दूसरे कास्ट के रहते हैं तो इनका जो जेनेटिक है इनका अलग है, तो दोनों का अलग अलग फॉर्मेशन होता है। तो जो बीमारी होने के चांसेस होते हैं सेम कम्युनिटी में वो रुक जाती है। तो इसलिए जो अच्छे पढ़े होते हैं तो उन लोग ज़रूर ये बोलते हैं कि अलग अलग वेरिएंट से शादी करो, ताकि जो जीन लेवल की कई सारी बीमारी जो कम्युनिटी में है वो हम रोक सके, दूर हो सके। छत्तीसगढ़ के गांव में फीमेल्स को क्या ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं? न्यूट्रिशन डेफिशिएंट बहुत ज़्यादा है। लाइक मैं कैंप्स में जाती हूँ, अब मैं जसपुर कैंप में गई हुई थी, वहाँ पे हमने टेस्ट किया HB सबका। 95% वुमेन थी जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट थी और उनका हीमोग्लोबिन लेस देन 9 था। आप सोच रहे 95, क्योंकि हम कैंप किए तो हमने उसमें डेटा भी देखा, वो वहाँ के कलेक्टर साहब हैं उनसे भी पूछा था। तो फिर इतने सारी थी, हमने देखा तो सोच लो आप इतना मतलब न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंट से मेनली आयरन डेफिशिएंसी होता है। ये होता क्यों? लेकिन ये होता इसीलिए है क्योंकि हम खाना पीना ठीक से नहीं करते। गांव में जनरली ऐसा होता है कि चावल खा लिया और एक मिर्ची की चटनी, लहसुन की चटनी खा ली, उतने में पेट भर गया। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते ही नहीं है। एक बैलेंस डाइट नाम का होता है, इसमें हर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए। जब ने कार्ब है, प्रोटीन है, सारे चीज़ है, फैट है, जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स है, प्रॉपर होना चाहिए। बट वही चीज़ गांव में मिस्ड रहता है। ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उतने नहीं लेते हैं, ना ही फ्रूट्स उतना ले पाते हैं। एक रीज़न भी है कि बहुत से लोग पुअर रहते हैं तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ये सब रीज़न होते हैं कि
पुअर भी एक होता है, अवेयरनेस भी नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें उनका कंजप्शन कम होता गांव में है, सब्जियां तो इजीली मिलती हैं। लेकिन दे डोंट नो कि इसका बेनिफिट्स क्या है। वो बेनिफिट्स उनको जानना जरूरी है, अवेयर होना जरूरी है कि इसको खाने से ये होता है, क्योंकि गांव में तो असली चीज़ें हैं जो कि हम शहर वालों को लगता है कि हमें काश ये मिल जाए हम खाने अपना कचरा के लिए। उधर दे रहे हैं और हाँ, वहाँ की अच्छी ऑर्गेनिक चीज़ें ले रहे हैं। वही है। सो आप भी एक छत्तीसगढ़ी हैं, रायपुर में रहती हैं, तो यहाँ आपको लगता है छत्तीसगढ़ी फील होता है रायपुर में? देखो सच बताऊं तो जैसे कि मैं एम्स में हूँ, तो एम्स में ऐसे होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन जो अलग अलग रीजन से पूरे आए हुए हैं, तो उन लोग मेरे को ज़रूर बोलते हैं कि आकांक्षा, यहाँ का छत्तीसगढ़ी कल्चर क्या होता है वो हमें देखना है, हमें पता नहीं चलता है। तो सच में ऐसा होता है कि अर्बन एरियाज़ में जैसे कि लाइक बाकी स्टेट में जाएंगे, साउथ इंडिया में जाएंगे, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, दे आर वेरी फर्म टू देयर कल्चर, अपने कल्चर से एकदम फर्म, और वो कल्चर को हर जगह लेके जाएंगे। आप वहाँ जाओगे, वहाँ की मिट्टी से वहाँ से पता चल जाता है कि अरे ये इस रीजन का है। बंगाल में जाओगे, वहाँ अलग से हर पता चल जाता है वो। लेकिन सच में ये है कि आप यहाँ निकल भी जाओगे, ऐसा होता भी है कि मैं छत्तीसगढ़ी में बात करती हूँ, वो छत्तीसगढ़ी है, उसको मालूम है कि उसको मालूम है कि छत्तीसगढ़ी में बात करना, लेकिन वो मुझे रिप्लाई बैक करेगा हिंदी से। और साथ में कल्चर भी उतने वेरिएंट नहीं पता चल पाते हैं। क्यों नहीं पता चल पाते, उसका एक रीज़न ये भी है कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे जो अर्बन एरियाज़ है, सिटी है, उसमें ना बाहर के लोग, दूसरे स्टेट के लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो कोई ड्यूटी मतलब यहाँ आया है, जॉब के लिए आया है, ऐसे लोग बसे हुए हैं, जो मोस्टली सब बाहर के आए हुए हैं। तो उन लोग अपने कल्चर में रहते हैं, तो वो छत्तीसगढ़ियापन नहीं दिख पाता है। अभी भी यही हालत है कि असली में जो छत्तीसगढ़िया वो गाँव में ही है, वो गाँव में शहर तक बहुत अच्छे से पूरे अपने आ नहीं पाया है। बेचारे अभी भी वही अपने खेती किसानी जो छोटा मोटा काम है उसी में है, मतलब उनको इतना अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाए कि एक बड़े लेवल पे कर सके, ये थोड़ा एक्सटेंड कर सके। तो हमें ये चीज़ बीइंग हम एजुकेटेड है, सक्षम है, तो हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, और ये जो छत्तीसगढ़ियापन है उसे हमें लाना चाहिए। हम लाएंगे तभी पता चलेगा कि हाँ यार छत्तीसगढ़ी लोग हैं, इनसे है इनका भी एक अलग, उनको भी हमें उनको खिलाना है हमारा ठेठरी, खुरमी, फरा, चीला, ताकि उनको पता चले अच्छा ये डिश तो बहुत अच्छा है। ये तो है। और छत्तीसगढ़ी लोगों का आई थिंक बहुत ही वाइब्रेंट और ओपन तरीके से बाहर आना चाहिए, ऐसे थोड़ा शर्माना छोड़ना चाहिए। बहुत पोलाइट होते हैं। एक बात मैं बताऊँ तो छत्तीसगढ़ी हम लोग होते हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा पोलाइट। हर कोई, जितने डॉक्टर्स हैं सब बाहर से आते हैं, हर कोई यहाँ बस जाता है। मैं पूछती हूँ आप लोग यहाँ क्यों, तो बोलते हैं कि ये इतना अच्छा अपना छत्तीसगढ़ रायपुर जगह है ना, जहाँ पे हर त्योहार फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। हमें कभी पता नहीं चलता कि ये फेस्टिवल यहाँ नहीं हो रहा है। साथ में यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, लोग बहुत ज़्यादा पोलाइट है। तो ये इसलिए हर कोई यहाँ स्टेबल होना चाहता है, सेटल होना चाहता है, और ये बहुत सभी लोगों का, मोस्टली लोग का रीज़न होता है। बीइंग अ डॉक्टर मैं तो सबसे पूछते ही रहती हूँ कि अच्छा आप कहाँ आगे, तो हम यहीं होना चाहते हैं। तो कभी कभी मुझे लगता भी है कि यार हम छत्तीसगढ़ियों को तो रहने दो यहाँ पे, हमें ज़्यादा अपना बसना है। हाँ ये बात तो है, जो यहाँ आ गया वो अपना घर जरूर बना लेता है। ये वैसे हर तरफ है, मतलब आप चाहे साउथ इंडियन के लोगों को ले लो, यहाँ पे बंगाली ले लो, बिहार के लोग को ले लो, सब यहाँ इक्वली आपको मिलेंगे और बहुत खुशी से रहते हैं। कोई नहीं बोलेगा मतलब कि सबके फ्रेंड होंगे जो कुछ ना कुछ पंजाबी, सिंधी, तेलुगु होंगे ही होंगे। वो बात तो है। हाँ, बस इस बात का मुझे बुरा लगता है कि जैसे कि मैं जब प्रिपरेशन टाइम में थी तब भी मैं बाहर थी, कोटा राजस्थान में, फिर बीच बीच में कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ता है, तो कोई पूछता है आप मैडम आप कहाँ से हैं, तो मैं बोलती हूँ मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो अभी भी लोगों को लगता है अच्छा छत्तीसगढ़, जो झारखंड में है, जो उड़ीसा में है, जो MP से है, ये
कौन सी जगह में है, अच्छा तो कोई किसी को मालूम भी होगा तो ये बोलता है अच्छा वो नक्सलाइट एरिया, आप लोग के आसपास पूरा नक्सलवादी लोग रहते हैं, आप लोग जीते कैसे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सुन के ना बहुत बुरा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़िया लोग भी हर जगह इतने एक्सटेंड हो जाए कि लोगों को पता चले कि नहीं भाई बहुत बहुत अच्छा जगह है हमारा छत्तीसगढ़। ये तो है। मैं लद्दाख गया था, कम से कम 100 लोगों से मिला हूँगा, केवल 20 लोग प्रॉपरली जानते थे रायपुर को और छत्तीसगढ़ को, बाकी सारे लोग वही सेम जवाब वही झारखंड से हैं, आपका सीएम अभी भी छूटा है, या फिर मध्य प्रदेश से आप लोग कब अलग हुए हो, ये सब मतलब ये सारी चीज़ें रहती हैं। कोई बात नहीं, हम हैं, हम आगे चेंज करेंगे, हमारी जनरेशन चेंज करेगी, जनरेशन चेंज कर रही है। थैंक्स टू यू कि आप ऐसे मोटिवेट कर रहे हो और ये चीज़ को अवेयर कर रहे हो। अगर आप जैसे लोग ये ऐसे करने लगे तो लिटरली एक दिन आने वाला है जो हर कोई एक बंदा जानेगा छत्तीसगढ़िया, फिर हर कोई बोलेगा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बोलना तो पड़ेगा हमें, और इस मतलब इंडिया को सुनना पड़ेगा। हाँ ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल छत्तीसगढ़ में आपने कहाँ कहाँ किया है और बेस्ट प्लेस आपकी कौन सी है? मैं ना बहुत ही कम जगह गई हुई हूँ, मोस्टली मेरा जो बिलासपुर का एरिया है उधर घूमी हूँ, जो कोटा है, सतरेंगा है, रतनपुर वाला एरिया है, जसपुर का एरिया गई हूँ, अंबिकापुर गई हूँ, जिसमें अभी तक मैंने जितना घूमा है, और भी जैसे लाइक महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव साइड वाला भी एरिया इधर मैं गई हूँ। बट सबसे बेस्ट जो एरिया मुझे अभी तक में घूमी हुई लगा है वो जसपुर है। मतलब वहाँ पे खुद का इतना हमारा एक्चुअल में कल्चर जो हमारे छत्तीसगढ़ का है ना, इसी एरिया इंटीरियर एरिया में मिलता है। मतलब वहाँ का वो खाना, वहाँ का वो मिट्टी के वो आग में खाना बनता है, वो चूल्हे में खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, और ये सब चीज़ें मैं मिस करती भी हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे ऐसे जगह पे जाऊँ जो बहुत इंटीरियर एरिया है जहाँ मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। डेफिनेटली बस्तर जाना चाहिए, कोरबा जाना चाहिए, मैनपाट के भी इलाके में जाना चाहिए आपको। हाँ, और जशपुर का ये एक खासियत है कि वहाँ के घर वगैरह सब थोड़े अलग हैं। आपको लगेगा कि कोई आप एक ऐसे अलग से जैसे टाइटन वाले जगह पे आप आ गए हो, अलग से ही है वो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर कमिंग हमारे पॉडकास्ट में, और इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन के लिए। ये चीज़ों पे तो हम लोग कभी सोचते भी नहीं है, बात भी नहीं करते, कभी टीवी में आ गया तो देख लेते हैं। तो आई थिंक कि इससे काफ़ी लोगों को हेल्प होगा, और हमारी जो वीडियोस हैं वो थोड़े गांव तक भी पहुंचेंगी, लोग एजुकेट होंगे और अवेयर होंगे। थैंक यू। एंड थैंक यू टू यू ऑल्सो कि आप मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बुलाए, ताकि हम लोग बहुत सारे अवेयरनेस, हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड काफ़ी सारे बात किए। बिकॉज बाकी लोगों को सब में सच में पता चल जाता है कि हाँ मेकअप ऐसे करना है, एक्सरसाइज कैसे करना है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें लोगों को पता चल जाती है, बट एक्चुअल में जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, जो एक्चुअल फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो नहीं पता चल पाता है तो काफ़ी मिथ्स रिलेटेड। तो इस बात के लिए आप खुद अवेयर हो और लोगों को अवेयर करना चाहते हो, दैट इज़ वेरी गुड, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग।